बच्चों अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें सेल के बारे में, तो हम इसमें थोड़ा सा सेल के बारे में इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में, उसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे सेल के बारे में। और दो तरह की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। उनको इस चैप्टर में पूरा डिटेल में उसके स्ट्रक्चर को और उनके फंक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल के बारे में, सेल है क्या? तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, तो अगर हम लिविंग सेल की बात करें तो सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था? एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने। जबकि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाए सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और अगर ये पूछा जाए लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने। और सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? तो वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये हमें अच्छे से समझना है। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। लेकिन जस्ट सेल हो, लिविंग सेल ना हो, तो उसके लिए हम कहेंगे रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन वो डेड कॉर्क सेल को देखा था। जबकि एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने लाइव सेल को देखा था। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने की। जबकि बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सेल के अंदर। तो अगर हम बात करें सेल है क्या, तो हम इससे पहले काफी डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को। जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं, उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। कुछ ऑर्गेनिज्म तो क्या होते हैं, सिंगल सेल के ही बने होते हैं, उनको तो क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जबकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होंगे जो मैनी सेल के बने होते हैं, उनको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इनमें भी कोई भी अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो भी क्या करता है? एक सेल का ऑर्गेनिज्म भी कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए और अपनी लाइफ के एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसा हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंस क्या है। तो यही तो डिफरेंस बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने होते हैं और उनमें कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, जैसे उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनमें आपने पढ़ा मेटाबॉलिज्म होता है सेल के अंदर, और क्या पढ़ा था कि उनमें कॉन्शियसनेस पाई जाती है। तो वो लिविंग है। तो यहाँ पे भी यही कहा गया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, वो भी क्या है? वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं और अपनी लाइफ के सभी एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करने में कैपेबल होते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वो इंश्योर नहीं करता इंडिपेंडेंट लिविंग। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अगर कंप्लीट सेल से भी कम स्ट्रक्चर है, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पूरी तरह से सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर शो नहीं करते, लेकिन कुछ लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं ए सेलुलर। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे वायरस है किसी भी होस्ट सेल के अंदर कैसा होता है? ए सेलुलर। मतलब उसमें कोई भी सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है। यही कारण है कि कहीं पे भी अगर सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर से कम स्ट्रक्चर है, लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर, वो इंडिपेंडेंट लाइफ इंश्योर नहीं कर पाता। तो वायरस भी क्या होता है? एक तरह से ओब्लिगेट पैरासाइट के तौर पे होता है। इसी तरह से कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनकी सेल पूरी तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनाती, पूरी तरह से कंप्लीट सेल के नहीं बने होते। वो होते हैं रिकेट्सिया
और क्लेमाइडिया, ये क्या है? बैक्टीरिया के नाम है, इवन ग्रुप्स है इनका बैक्टीरिया का। रिकेट्सिया या क्लेमाइडिया, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी सेल पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता है, ए सेलुलर टाइप के बोलेंगे इनको। तो मैंने कहा था उस टाइम पे भी कि हम सेल वाले चैप्टर में कुछ खास बातें पढ़ने वाले हैं, तो यही वो खास बात थी कि यहाँ पे एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है कि भाई कोई भी स्ट्रक्चर अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर से सेल का स्ट्रक्चर कम है तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं कर सकता, तो वो क्या कहलाएगा? ए सेलुलर। और पूरी तरह से कोई लिविंग कैरेक्टर भी नहीं है और ना ही कोई सेल का स्ट्रक्चर है, तो उसको तो हम नॉन लिविंग कैटेगरी में, नॉन सेलुलर कंडीशन में रखेंगे। लेकिन अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का बना हुआ है और लिविंग के सभी कैरेक्टर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये कंडीशन तो किसको रिफ्लेक्ट करती है? ई सेलुलर को। बाकी ये इंफॉर्मेशन हमने बता ही दिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो सेल के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन कहाँ से आई लोगों के पास, तो उसके लिए सेल थ्योरी आई। और सेल थ्योरी किसने दी थी? 1838 में एम सेक्लिडेन, जो कि जर्मन बोटनिस्ट था। ध्यान देना है, यहाँ पे कई बार नेट में ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कंट्री में क्या है प्रोफेशन, वो भी पूछ लिया जाता है। तो सेक्लिडेन क्या थे? जर्मन बोटनिस्ट। इन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि जितने भी प्लांट हैं वो डिफरेंट टाइप की जो है सेलों के बने होते हैं और टिश्यू के बने होते हैं। डिफरेंट टाइप की सेल और टिश्यू के बने होते हैं प्लांट्स। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इन्हीं का था 1838 में, कि प्लांट जो होते हैं सेलों के बने हैं और वही सेल प्लांटों में क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। इसके एक साल बाद दूसरे साइंटिस्ट थे थियोडर स्वान। एक साल बाद ही 1839 में और ये क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ये जूलॉजिस्ट थे, बोटनिस्ट नहीं। इन्होंने भी एनिमल पे कुछ स्टडी की। तो स्टडी पे पता चला इनको कि जो एनिमल जो है वो भी किन के बने होते हैं? एनिमल सेल के बने होते हैं। और ये एनिमल सेल प्लांट सेलों से डिफर करते हैं किस आधार पे? प्लाज्मा, इनके बाहर केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर मिलती है, जबकि प्लांट सेलों के बाहर जो थी सेल वॉल पाई जाती है। तो ये यूनिक कैरेक्टर इन्होंने ऑब्जर्व किया। किसने? स्वान ने। तो स्वान ने कहा कि एनिमल भी किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। और इन सेलों की जो आउटर बाउंड्री होती है वो मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेलों की जो बाउंड्री है वो सेल वॉल है। तो इस तरह से इन दोनों पॉइंटों को कंक्लूड करके फाइनली एक हाइपोथेसिस और बाद में ये एक थ्योरी के तौर पे सामने आया और ये कहा गया, इसको नाम दिया गया सेल थ्योरी। तो एक तरह से इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन माना जाता है, सेक्लेडेन का भी और स्वान का, क्योंकि प्लांटों में किसने बताया? सेक्लेडेन ने, और एनिमल में स्वान ने। लेकिन ये फर्क किसने बताया कि प्लांटों की तो बाहर, सेलों के बाहर सेल वॉल होती है और एनिमल की सेल के बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती। ये पॉइंट बताया था स्वान ने। ये निट में आ चुका है, ध्यान देना। तो इस तरह से इन दोनों की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक हाइपोथेसिस सामने आया और वही आगे चल के सेल थ्योरी का नाम, क्योंकि उसमें कुछ एविडेंस मिल गए, प्रूफ मिल गए, तो आगे चल के वो फेमस हुआ सेल थ्योरी के नाम से। और सेल थ्योरी क्या बता रही है? सेल थ्योरी में ये बताया कि जितने भी लिविंग है, पहले प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दो ही थे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। प्लांटों में बता दिया सेक्लेडेन ने और एनिमल में बता दिया स्वान ने कि प्लांट भी सेल के बने हैं और एनिमल भी सेल के बने हैं।
बस यही एक थ्योरी के तौर पे सामने आया एविडेंस के साथ, और ये कहा गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। यही क्या थी? सेल थ्योरी। और किसने दी थी? शुरुआत में सेक्लेडेन और सवान ने। कब दी थी? फाइनली 1839 में। ऑफ कोर्स 1838 में तो सेक्लेडेन ने, और सवान ने 1839 नेक्स्ट ईयर। तो फाइनली ये थ्योरी का डेट क्या रहेगा, ईयर क्या रहेगा? 1839। उसके बाद इसमें दिक्कत आई कि भाई कुछ लोगों ने पूछा कि भाई ये सेल कहां से आई है, इसका जवाब नहीं दे पाए सेक्लेडेन और स्वान। फिर 1855 में इसी सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया गया। जो सेल थ्योरी सेक्लेडेन और स्वान ने दी थी उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। उसमें जो क्वेश्चन उठ रहे थे उनका या लिमिटेशन थी उसको इंप्रूव किया गया कि सेल कहां से आई है। तो इसका जवाब दिया रुडोल्फ विर्को ने। किसने दिया? रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को ने बताया कि भाई ओमनी सेलुला ई सेलुला, अपनी लैंग्वेज में इन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट सेल है, सेल्ला किसको बोलते हैं? सेल को। ओमनिस यहाँ प्रेजेंट सेल के लिए है कि जो प्रेजेंट सेल है वो आई है कहां से? ई सेल्युला। ई मतलब पहले से ही जो एग्जिस्ट करती है, उन्हीं से डिवाइड वगैरह करके बनती है। तो एक शॉर्ट में इन्होंने इसको क्या बोला? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये किसकी स्टेटमेंट थी? रुडोल्फ विर्को की। और यही एक तरह से सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके अच्छे से सेक्लेडेन और सवान की जो सेल थ्योरी थी उसको मॉडिफाई करके प्रेजेंट किया गया, और दो पोस्टुलेट ऐड कर दिए गए। एक तो वही जो सेक्लेडेन और सवान ने प्रेजेंट किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने होते हैं और सेल के कंपोनेंटों के बने होते हैं। दूसरा और ऐड कर दिया गया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये वही बात है ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो इस तरह से जो ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी आई, तो ये किसने दी थी मॉडिफाइड सेल थ्योरी? रुडोल्फ विर्को ने। और कौन सा ईयर था? 1855। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ईयर और जो साइंटिस्टों के नेम, तो ये हमें ध्यान रखने हैं। उसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू पे आ जाते हैं सेल के बारे में। एक इंट्रोडक्शन सा पता होना चाहिए सेल के बारे में, कैसी होती हैं। तो जैसे हम प्रैक्टिकली किसी सेल को देखेंगे तो कैसे देख पाएंगे? तो एक तो हम अनियन जो होता है उसका ट्रांसपेरेंट सा जो मेम्ब्रेन होती है, छिलका होता है, छिलके को उतारने के बाद व्हाइट व्हाइट ट्रांसपेरेंट सा जो एक तरह से पील निकलता है, अनियन पील, उसको हम थोड़ा सा स्टेन करके स्लाइड पे रख के देखेंगे। और उसी तरह से ह्यूमन बीइंग की जो चिक सेल होती है, स्पैचुला वगैरह से सेपरेट करके, जो आइसक्रीम खाने के लिए होता है उससे सेपरेट करके थोड़ा सा, और उनको भी स्लाइड पे रख के स्टेन करके देखें, तो हम बड़ी आसानी से एनिमल की जो इजीली प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की जाने वाली सेल है चिक सेल, और प्लांटों में हम अनियन पील सेल जो बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो माइक्रोस्कोप में हम जो है वुमेन की चिक सेल और अनियन पील सेल जो है उनको स्टेन करके देखें तो हमें क्या डिफरेंस नजर आएगा? तो हमें पता चलेगा कि जो अनियन सेल है वो कैसी हैं, टिपिकली प्लांट सेल आएंगी, उनमें अलग से आपको सेल वॉल नजर आएगी जो एक आउटर मोस्ट बाउंड्री के तौर पे नजर आएगी। और वो किसके बाहर होगी? वो मेम्ब्रेन के बाहर, क्योंकि सेल वॉल के अंदर की साइड में क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगी। जबकि ह्यूमन चिक सेल जो होती है उसमें आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होगी? केवल सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, और वही उसकी लिमिट तय करेगी। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर एनिमल सेल में क्या है? एनिमल सेल में डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर आपको मेम्ब्रेन मिलेगा। ध्यान रहे यही लैंग्वेज यूज हो जाती है कंपटीशन में, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी जो बाउंड्री तय कर रहा है, उसकी लिमिट को तय कर रहा है। तो वो तो ह्यूमन के अंदर या फिर कोई भी एनिमल के अंदर मेम्ब्रेन मिलेगी, प्लांटों के अंदर वो जो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, वो सेल वॉल मिली। तो प्रैक्टिकली आप देखोगे तो इस तरह का डिफरेंस देखने को मिलता है।
और आप देखोगे कि अंदर इन दोनों सेलों के अंदर, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, इनके अंदर जो है गहरा साइटोप्लाज्म मिलेगा डेंस, और उसके अंदर क्या मिलता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये इनमें कुछ सिमिलरिटी देखी जाती है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेंगे, क्रोमोसोम मिलेंगे, जिसमें जेनेटिक मटेरियल मिलता है। अब आप जानते हो कि कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो वो तो यूकैरियोटिक सेल है, उनको ट्रू न्यूक्लियस वाली सेल बोलेंगे। जबकि कुछ ऐसी भी सेल मिलेंगी जिनकी न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उनको हम नाम दे देते हैं पुराने टाइप का न्यूक्लियस है, तो इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होने की वजह से ऐसी सेलों को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दो तरह की सेल हमारे सामने आएंगी जब हम सेल को स्टडी करेंगे। तो प्रैक्टिकली तो हमने जो है अनियन पील सेल और वुमेन चिक सेल को देख सकते हैं, उनमें हमें प्रैक्टिकली काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसी भी सेल है आगे चल के हम देखेंगे कि जिनमें न्यूक्लियर बाउंड्री अच्छे से दिखेंगी तो डेफिनेटली वो यूकैरियोटिक है, और जिनमें न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं है तो वो कैसी होंगी, प्रोकैरियोटिक सेल होंगी। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अगर हम देखें तो इनमें कुछ डिफरेंस भी है और बहुत सारी सिमिलरिटी भी देखने को मिलेगी। इन दोनों के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मिलेगा, ऑफ कोर्स दोनों में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म ही मेन अरेना है सेलुलर एक्टिविटी का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। साइटोप्लाज्म क्या है, मेन अरेना मतलब एरिया मान लो, सेल का ये वो हिस्सा है साइटोप्लाज्म जहां पे बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती रहती हैं। तो कई बार पूछते हैं मेन अरेना ऑफ साइटोप्लाज्मिक, मेन अरेना ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल में कौन सा है, तो मेन अरेना या सेलुलर एक्टिविटी का मेन अरेना किसको बोलते हैं, साइटोप्लाज्म को। तो दोनों के अंदर ही वही है भाई, चाहे आप प्लांट सेलों में देख लो, चाहे एनिमल सेलों में देख लो, इवन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखें तो वहां पे भी साइटोप्लाज्म ही क्या है, मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। अब हमें कुछ थोड़ी सी जो है यहाँ पे टर्म्स को फोकस करना है जो कंफ्यूज करती हैं। देखो कोई भी सेल है, और कोई भी सेल के अंदर अगर आप देखोगे जो लिक्विड होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको तो हम क्या बोलेंगे, साइटोसोल। साइटो मतलब सेल, और सोल का मतलब सॉल्यूशन, सेल का सॉल्यूशन, तो इसको तो बोल देंगे साइटोसोल। अब इसी साइटोसोल के अंदर अगर मैं सेल ऑर्गेनली भी पाई जाए, इसी में साइटोसोल में हम क्या ऐड कर दें, सेल ऑर्गेनली, तो साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनली क्या कहलाएंगी, साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको। और अगर हम इसमें न्यूक्लियर न्यूक्लियस भी ऐड कर दें, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो दोनों को मिला के हम इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये कुछ टर्म है, जैसे अब हम यहाँ पे जगह जगह पढ़ेंगे, साइटोसोल आ जाएगा कहीं पे, साइटोप्लाज्म कहीं पे, प्रोटोप्लाज्म। तो भाई मेम्ब्रेन, किसी भी सेल की मेम्ब्रेन के अंदर का सारा मटेरियल क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाए तो कोई भी लाइफ की यूनिट हमने बताया था लिविंग के अंदर कम से कम लिविंग एक सेल का बना होना चाहिए। तो लिविंग की या लाइफ की यूनिट पूछा जाए तो वो तो सेल है, लेकिन फिजिकल बेस क्या है लाइफ का, तो जो किस मटेरियल की बनी है, तो फिजिकल बेस क्या है लाइफ का, वो होता है प्रोटोप्लाज्म। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में क्या आ जाएगा, इस मेम्ब्रेन के अंदर सारा मटेरियल प्रोटोप्लाज्म है, इसमें साइटोसोल भी आ गया,
सेल ऑर्गेनली भी आ गई, न्यूक्लियस भी आ गया। तो ये सब पूरी तरह से क्या है, प्रोटोप्लाज्म। और इसकी डिस्कवरी की थी परकिंजी ने। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, परकिंजी ने। और यही प्रोटोप्लाज्म क्या माना जाता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। हाँ, कुछ एक ऐसी भी टर्म आती है प्रोटोप्लास्ट, तो उससे इसको कंफ्यूज नहीं करना है। प्रोटोप्लास्ट जो होता है, अगर किसी भी प्लांट सेल की सेल वॉल को हटा दे, मान लो ये प्लांट सेल है, तो अगर इसकी सेल वॉल को रिमूव कर दे तो इस तरह की ग्रीन सेल आपको दिखाई देगी, बिल्कुल एनिमल सेल की तरह राउंड, और उसमें क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। बिल्कुल सेल वॉल को ही रिमूव किया गया है। अब सरफेस टेंशन से अब ये कैसी हो जाएगी, सफेरिकल हो जाती है सेल वॉल हटाने के बाद। और ये सेल वॉल कैसे हटाएंगे, एंजाइमेटिक एक्शन से। तो इसको हम बोल देते हैं प्रोटोप्लास्ट। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल हटा देते हैं तो उसको भी प्रोटोप्लास्ट बोला जा सकता है। लेकिन प्लांटों के लिए ऐसे प्लांट सेल जिनकी सेल वॉल एंजाइमेटिकली रिमूव कर दी जाए तो सरफेस टेंशन की वजह से वो सफेरिकल हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी, ग्रीन ही रहेगी। आगे बायोटेक्नोलॉजी में आप इसका यूज देखोगे कहाँ होता है। तो इसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म एक नहीं है, अलग अलग है। तो प्लांटों के केस में हम प्रोटोप्लास्ट देख लेते हैं, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल रिमूव कर दें उसके केस में भी हम एक टर्म यूज कर लेते हैं, प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में भी हमें डिफरेंस रखना है। फिर हम देखेंगे कि भाई जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेलों में कुछ बेसिक डिफरेंस भी पाए जाते हैं। तो हम इसीलिए हमने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हैं, दोनों में साइटोसोल मिलेगा, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेलों में न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा, यानी कि एक तरह से हम कहेंगे प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, तभी इनको प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। इसके अलावा दोनों की सेल मेम्ब्रेन मिलती है, लगभग काफी सिमिलर सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं और यूकैरियोटिक सेल हैं, उनमें खास बात है कि यूकैरियोटिक सेलों में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली पाई जाती है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स। ये सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हैं, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं मिलेगी। लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, इस तरह की कोई ऑर्गेनली नहीं पाई जाती है। ये मेन डिफरेंस है। हाँ, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, क्योंकि राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है ही नहीं। हालांकि एक और ऑर्गेनली है सेंट्रोसोम, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, लेकिन वो बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेलों में नहीं पाई जाती। वो सेल डिवाइड करने में हेल्प करती है, जनरली एनिमल सेलों में ही पाई जाती है। तो उसके अलावा राइबोसोम क्या है, ये बिना मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनली है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों टाइप की सेलों में पाई जाती है। लेकिन जब इस राइबोसोम ऑर्गेनली को बारीकी से हम देखेंगे तो उसमें दोनों की राइबोसोम ऑर्गेनली के फंक्शन तो सेम है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेलों में, लेकिन उसमें भी कुछ डिफरेंस देखा गया है। यूकैरियोट के अंदर 80s की मिलेगी और प्रोकैरियोट के अंदर 70s की। तो आगे डिस्कस करेंगे ये क्या है 80s और 70s, यानी कि बारीक सा डिफरेंस इन दोनों के अंदर पाया जाता है। बाकी अगर हम देखें कि जो राइबोसोम है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमने बताया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेलों में पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा राइबोसोम कुछ ऑर्गेनली के अंदर भी पाया जाता है, और वो कुछ ऑर्गेनली कौन सी हैं, प्लांटों में क्लोरोप्लास्ट, और प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर मिलने वाली माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से
अटैच भी मिलता है राइबोसोम। हाँ, एक खास बात ध्यान रखनी है कि प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम उसकी मेम्ब्रेन से अटैच मिलता है ज्यादातर। प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में उनकी मेम्ब्रेन से अटैच मिलता है। यूकैरियोट में आपको राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच मिलेगा, और हम जानते हैं कि राइबोसोम यूकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनली में भी और माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनली के अंदर भी पाया जाता है। इसीलिए राइबोसोम को हम बोल सकते हैं ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली, कि ऑर्गेनली के अंदर ऑर्गेनली। तो ऑर्गेनली खुद क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऑर्गेनली में कंसीडर करते हैं, तो राइबोसोम को हम कह सकते हैं किसी ऑर्गेनली के अंदर मिलने वाली ऑर्गेनली कौन सी है, तो वो राइबोसोम ही होती है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो एनिमल है उनके अंदर एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है सेंट्रोसोम, लेकिन ध्यान रहे ये यूकैरियोट में भी एनिमल सेलों में मिलती है, और कुछ प्लांट सेल जो मोटाइल सेल होती है उन्हीं में मिलेगी, वो भी लोअर प्लांटों के अंदर। अदरवाइज प्लांटों के अंदर भी ये नहीं पाई जाती ऑर्गेनली, ये एनिमल सेलों में पाई जाती, जिसका काम सेल डिवीजन में रहता है, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक डिफरेंस की, कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेलों में भी हम कुछ बेसिक डिफरेंस देखेंगे। तो इनमें हम और भी कई तरीके से डिफरेंस देखेंगे। जैसे यूकैरियोटिक सेलों में तो हम क्या पढ़ेंगे, मेन प्लांट सेल, एनिमल सेल, यही लगभग जो है हमें कवर कर देंगे, यूकैरियोटिक सेल को अच्छे से समझा देंगे, प्लांट और एनिमल सेल। जबकि प्रोकैरियोट में हम को किन किन को पढ़ते हैं, तो प्रोकैरियोट में तो भाई माइकोप्लाज्मा भी आते हैं, प्रोकैरियोट में तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी आती हैं जिनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ऑफ कोर्स इनमें आर्के बैक्टीरिया भी आते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो है यू बैक्टीरिया जो होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया जो होते हैं, उनमें हम फोटोसिंथेटिक जितने भी बैक्टीरिया होंगे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये सब के सब इसी कैटेगरी में आएंगे प्रोकैरियोटिक सेलों में। तो उनको भी हम देखेंगे। और जब कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल हम देखते हैं, उसके साइज, शेप और एक्टिविटी को भी देखते हैं, तो अक्सर हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज यूकैरियोटिक सेल के साइज से लगभग 10 गुना कम होता है। जैसे मान के चलो कि मान लो एक यूकैरियोटिक सेल है जिसका लगभग हम मान के चलते हैं एक एवरेज साइज 10 से लेके 20 माइक्रोमीटर है एक यूकैरियोटिक सेल का। तो हम अंदाजन लेके चल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का इससे 10 गुना कम, लगभग 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर एवरेज सा साइज मिल सकता है। हाँ, कुछ बैक्टीरिया हम देखते हैं जनरली 3 से लेके 3 माइक्रोमीटर के भी होते हैं, 4 के भी टिपिकली बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और 5 माइक्रोमीटर के भी। तो वो तो रेंज इसके नजदीक है। हम तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो छोटी होती है किससे, यूकैरियोटिक सेल से, और करीबन 10 गुना ज्यादा डिफरेंस होता है। और यहाँ पे इसको भी हम देखें तो सबसे छोटी लिविंग सेल हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेलों में तो सबसे छोटी सेल मिलेगी नहीं, कहाँ मिलेगी, प्रोकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में भी हम वो प्रोकैरियोटिक सेल पे ध्यान देंगे जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल नहीं होती, जिनको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल नहीं होती है, वही सबसे छोटी सेल बना सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल जिसका नाम है पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो उसका आप देखोगे वैसे तो टिपिकली माइकोप्लाज्मा का साइज कितना मिलता है, 0.3 माइक्रोमीटर होता है किसी भी माइकोप्लाज्मा का। लेकिन इसी माइकोप्लाज्मा की कैटेगरी में पीपीएलओ एवरेज साइज से छोटा होता है,
0.1 माइक्रोमीटर तक। तो सबसे छोटी सेल हम कह सकते हैं कौन सी मिलेगी, माइकोप्लाज्मा की मिलेगी, पीपीएलओ की। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगी, उन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, स्टेटमेंट मिल सकती हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि भाई देखो, प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया का टिपिकल साइज तो 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक मिल सकता है। ऐसी बात नहीं है, छोटे बैक्टीरिया भी मिलते हैं, 1 से 2 माइक्रोमीटर के भी मिलते हैं, लेकिन ये टिपिकल साइज बताया है। और यूकैरियोट के अंदर आइसोलेटेड एक लार्जेस्ट सेल की बात करें, सिंगल सेल की, तो वो आपको क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा ओस्ट्रिच एग सेल। वो ओस्ट्रिच एग सेल क्या है, वो भी एक सेल है। तो वो अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो हम उसको रखेंगे सबसे ऊपर वाली कैटेगरी में। इसके अलावा जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है उनमें अगर हम आरबीसी का साइज देखें तो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर की सेल पाई जाती है, तो लगभग मिड का साइज है। वैसे तो मैंने बताया है कि नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल का साइज, एवरेज साइज 10 से 20 माइक्रोमीटर रहता है। और ऐसी बात नहीं है, कुछ प्लांट सेल 50 माइक्रोमीटर साइज की भी होती हैं और उससे भी बड़ी हो सकती हैं, 100 माइक्रोमीटर की भी हो सकती हैं। लेकिन एक एवरेज से साइज की बात चल रही है। तो आरबीसी का कितना रहता है, 7 माइक्रोमीटर रहता है इसका साइज, जो हमें याद रखना पड़ेगा। जो हम कहेंगे नर्व सेल जो होती है वो यूकैरियोट में, खास करके एनिमल में लार्जेस्ट होती है, मतलब लंबी, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है एनिमल में, नर्व सेल। और लार्जेस्ट कौन सी होती है, ओस्ट्रिच एग। ऐसे ही प्लांटों में अगर बात की जाए कि प्लांटों में लॉन्गेस्ट कौन सी होगी, ट्रैकिड सेल। हमने बताया था कि ट्रैकिड एक सेल का बना है, भले ही वो डेड है, फाइब्रस होती है, इलोंगेटेड होती है, तो ट्रैकिड लॉन्गेस्ट होती है। और प्लांट में लार्जेस्ट कौन सी है, तो प्लांटों में ग्रीन एल्गी होती है यूनिसेलर, जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया। ये अम्ब्रेला लाइक दिखाई देती हैं, अम्ब्रेला की तरह दिखती हैं, एक सेल की एल्गी हैं और ये काफी बड़ी होती हैं। तो एसिटाबुलेरिया पे ही हमने आगे चल के प्रैक्टिकली न्यूक्लियस की स्टडी की है कि किसी भी सेल को न्यूक्लियस किस तरह से रेगुलेट कर रहा है। तो उसके लिए ज्यादातर एक्सपेरिमेंट इसी पे हुए हैं, एसिटाबुलेरिया पे, क्योंकि ये बड़ी सेल है, इस पे प्रैक्टिकल करना आसान होता है। तो इस पे प्रैक्टिकली जो है ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज हुई है। तो प्लांटों में लार्जेस्ट सेल एसिटाबुलेरिया ग्रीन एल्गी यूनिसेलर, और न्यूक्लियर स्टडी भी इसी पे हुई है। तो कोई क्वेश्चन इस तरह से जुड़े तो वो एसिटाबुलेरिया से रिलेटेड है। अगर न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई स्टडी हुई है तो वो इसी पे हुई है। और अगर एनिमल में पूछी जाए तो एनिमल में तो यहाँ एनसीईआरटी ने दिया है, ओस्ट्रिच की एग सेल लार्जेस्ट है और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, नर्व सेल। इसके अलावा अगर हम शेप की बात करें तो प्लांटों में शेप जो आपको पॉलीगोनल भी मिलता है प्लांट सेलों में, रेक्टेंगुलर टाइप का भी मिलता है। और अगर एनिमल सेलों की बात करें तो उनमें कोलुमनार, क्यूबोइडियल टाइप की, थ्रेड लाइक और इरेगुलर शेप की भी सेल पाई जाती है। तो डिफरेंट टाइप के शेप देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से शेप के आधार पे भी हम सेलों को सेपरेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ दिखाए गए हैं, तो यहाँ पे अगर हम शेप की बात करें आरबीसी का कैसा शेप होता है, तो आरबीसी जो है राउंड भी और बाई कॉनकेव होती है। हमारी आरबीसी कैसी होती है, बाई कॉनकेव शेप की और राउंड होती हैं। जबकि व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो हमारी डब्ल्यूबीसी कैसी होती है, अमीबॉइड। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन में आता है। तो ये अमीबा की तरह कोई फिक्स शेप नहीं होता है, तो अमीबॉइड टाइप की होती हैं और मूवमेंट भी ऐसी ही करती हैं ये अमीबॉइड टाइप की। तो एक तरह से डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होगा, अमीबॉइड। इसके अलावा हमारी जो गट वाल होती है, अंदर से जो इंटेस्टाइन वाली लेयर होती है उसमें लंबी सेलें होती हैं कॉलम जैसी, जो उसकी लेयर को बनाते हैं एपिथेलियल।
कैसी लेयर को बनाते हैं? एपिथेलियल लेयर को। तो कोलुमनार एपिथेलियल सेल इस तरह से दिखेंगी, कॉलम जैसी दिखती हैं, तो ऐसा भी शेप मिलता है। और अगर नर्व सेल की बात करें तो अक्सर हम देखेंगे नर्व सेल सबसे लंबी एनिमल सेल होती है, लॉन्गेस्ट, और ये ब्रांच्ड भी होती हैं और लॉन्ग होती हैं। प्लांटों में बात करें तो ट्रैकिड इलोंगेटेड और लॉन्गेस्ट सेल मानी जाती है प्लांटों के अंदर। प्लांटों में ऐसी भी सेल होती हैं राउंड टाइप की, जो लीफ के बीचों बीच मिलती हैं, पेरेनकाइमेटस सेल है, जिनको मीजोफिल बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवल शेप की और राउंड शेप की पाई जाती हैं। तो थोड़ी सी प्लांट सेलों का शेप साइज दिखाया गया है यहाँ पे, और कुछ एनिमल सेलों का यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं अभी थोड़ा सा डिटेल में आ जाते हैं। तो ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल कौन कितनी बड़ी है, एवरेज साइज क्या रहता है, कैसा शेप होता है, कितने डिफरेंस देखने को मिलते हैं यहाँ पे, तो वो सब हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद आ जाते हैं भाई, अब डिटेल में आ जाते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल डिस्कस करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और वो फंक्शन कैसे करते हैं, एक एक स्ट्रक्चर का क्या क्या काम है, यानी कि कंप्लीट डिटेल प्रोकैरियोटिक सेल की। और फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल जो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिनका प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है उन्हीं को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं इनको कौन? बैक्टीरिया हो या ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दो, बीजीए, या फिर इनको साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा ही में ही हम पढ़ के आए हैं स्मॉलेस्ट जो माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सब के सब प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो इनके मेंबर्स हमें पता होने चाहिए कि जितने भी बैक्टीरिया हैं दुनिया भर में, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जिनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, या फिर माइकोप्लाज्मा है जितने भी, या इवन पीपीएलओ, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल को। ये स्मॉलर होते हैं साइज में, और ये जो है यूकैरियोटिक सेलों के कंपैरिजन में मल्टीप्लाई रैपिडली करते हैं। यानी कि अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो करीबन 24 घंटे लगाता है डिवाइड करने में लगभग, प्लांट सेल, एनिमल सेल। हाँ, कुछ यीस्ट सेल वगैरह की बात करें तो वो 1 घंटे में भी डिवाइड कर जाता है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो करीबन 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है। तो रैपिडली डिवाइडिंग होती है कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल। तो वो यूकैरियोटिक की सेलों के कंपैरिजन में छोटी हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में मल्टीप्लाई तेजी से करती हैं। ऑफ कोर्स इनके अंदर भी डिफरेंट टाइप का जो है शेप और साइज देखने को मिलता है। जरूरी नहीं कि हम आप पीछे पढ़ के आए कि यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनमें शेप साइज अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स प्रोकैरियोटिक सेलों में भी अलग अलग शेप साइज देखने को मिलते हैं। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है, कुछ 4 बेसिक शेप देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया के, कि रोड शेप का है तो उसको बैसिलस कैटेगरी का बोलेंगे, सफेरिकल है तो उनके लिए कोकस, और कोमा शेप के हैं तो विब्रियो, और स्पाइरल है तो स्पाइरलम। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से हम जो डिस्कस करके आए थे, तो उससे पता चलता है कि इनमें शेप भी वेरी करता है यूकैरियोटिक सेलों की तरह। ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है भाई? तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो हमने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो ऑफ कोर्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म नहीं बनाती, ज्यादा से ज्यादा ये फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। ये सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, और इनके अंदर भी बहुत सारे जो है शेप देखे जाते हैं और अलग अलग उनके फंक्शन देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सेलों के अंदर। अगर यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल को हम देखें, किसी टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का यहाँ पे साइज दिखाया गया है। जैसे हमने बताया था 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है साइज।
लेकिन टिपिकल बैक्टीरिया का साइज इसके कंपैरिजन में देखें, ऑफ कोर्स प्रोकैरियोटिक सेल का इससे लगभग 10 गुना कम हो जाता है, यानी कि 1 से 2 माइक्रोमीटर। और हम बात करें पीपीएलओ की, इसी में प्रोकैरियोटिक सेलों में हमने बताया था कि माइकोप्लाज्मा का साइज लगभग 0.3 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन पीपीएलओ का कितना होता है 0.1 माइक्रोमीटर। तो कह सकते हैं टिपिकल बैक्टीरिया से भी 10 गुना कम। तो ये पीपीएलओ का साइज। और पीपीएलओ से भी छोटा क्या हो सकता है, तो पीपीएलओ से छोटा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो तो पीपीएलओ ही है। हाँ, लेकिन ये पूछा जाए ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं, तो ऐसा तो फिर हमने वायरस को पढ़ा है, वायरस को भी एक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन हम उसको अलग कैटेगरी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं रखते हैं। तो फिर पीपीएलओ से भी करीबन हम कह सकते हैं करीबन 10 गुना ज्यादा छोटा, 0.02 से लेके 0.2 लगभग 10 टाइम स्मॉलर होगा वो वायरस। तो इससे हमें साइज याद रह जाएंगे। सबसे बड़ा यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर, फिर उससे 10 गुना कम कर दो टिपिकल बैक्टीरिया, उससे 10 गुना कम कर दो टिपिकल बैक्टीरिया से 10 गुना कम कर दो तो क्या रहेगा पीपीएलओ, या माइकोप्लाज्मा की रेंज बना दो 0.1 से लेके 0.3 तक, तो ये माइकोप्लाज्मा हो गया। और उससे भी 10 गुना छोटा लगभग, बस उसको थोड़ा सा 0.02 से शुरू करो, तो 0.02 से लेके 0.2 तक वायरस का साइज हम कर सकते हैं। तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं साइज से, तो ये भी हमें याद रखना है। और इसको याद कैसे रखेंगे, इसी तरीके से याद रखेंगे। ये बहुत अच्छा दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, बस हमें याद रखना है कि 10 गुना कम करते चले जाएंगे। तो अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, प्रोकैरियोट के बारे में। तो एक तो हमने प्रोकैरियोट का साइज अच्छे से कंपेयर करके याद रख सकते हैं। प्रोकैरियोट की भी सेल वॉल होती है, जैसे हम प्लांटों में पढ़ के आए हैं यूकैरियोट में, और उसके अंदर वो सेल वॉल किसको सराउंड करती है, सेल मेम्ब्रेन को। बस एक एक्सेप्शन मिलेगा प्रोकैरियोट में, माइकोप्लाज्मा का, तो वो हमने डिस्कस किया कि उनकी सेल वॉल नहीं होती है। इसके अलावा आप देखोगे कि इन प्रोकैरियोटिक सेलों में भी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, जो सेल के साइटोप्लाज्म को बनाता है, यानी कि साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा इनमें, इसीलिए इनका नाम प्रोकैरियोटिक सेल रखा गया। पुराने टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है जनरली नेक्ड होगा, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होगा। इसके अलावा जो जीनोमिक डीएनए होता है, जो एक सिंगल क्रोमोसोम के तौर पे मिलता है, वो सर्कुलर डीएनए होता है। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जीनोमिक डीएनए है, मान लो हम एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाएंगे, तो इसमें जीनोमिक डीएनए जो होता है ऐसे सर्कुलर पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में, नेक्ड, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको कवर नहीं करती। इसी जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, या तो इसको सिंगल क्रोमोसोम है तो इसको प्रो क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रो क्रोमोसोम। या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा फोल्डेड है, सर्कुलर है, तो फोल्डेड और सर्कुलर इस जेनेटिक मटेरियल को प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड का भी नाम दिया जाता है। या फिर यही ज्यादातर जीन बियर करता है, बैक्टीरिया के ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन यही बियर करता है, तो इसको एक और नाम दिया जाता है जीनोफोर। जीनो मतलब जीन, फोर का मतलब बियर करना। तो ये सब नाम किसके लिए हैं, इस जेनेटिक मटेरियल के लिए जो सर्कुलर फॉर्म में मेन जेनेटिक मटेरियल जो सेल के अंदर पाया जाता है बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कवर के। तो इसी को प्रोक्रोमोसोम बोल देते हैं, इसी को जीनोफोर, इसी को न्यूक्लियोइड। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो जीनोमिक डीएनए है वो सिंगल क्रोमोसोम के तौर पे पाया जाता है, जिसको प्रोक्रोमोसोम भी कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्मॉल डीएनए की रिंगलेट्स पाई जाती हैं सेल में, डीएनए की छोटी छोटी रिंगलेट भी पाई जाती हैं, उनको प्लाज्मिड बोला जाता है।
उनको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी बहुत खास है भाई, बैक्टीरिया के अंदर जो पाए जाते हैं वो भी कुछ यूनिक कैरेक्टर को या फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ कोई काम है, वो भी कुछ खास टाइप के प्लाज्मिड कंट्रोल करते हैं, जिनको सेक्स प्लाज्मिड बोलते हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया में कुछ प्रॉपर्टी होती है कि जो पोल्यूटेंट है उनको डिग्रेड करने की, तो पोल्यूटेंट डिग्रेडिंग जो जीन होते हैं, एंजाइम होते हैं, वो भी इसी तरह के कुछ रिंगलेट्स के डीएनए से बनते हैं। तो ऐसे प्लाज्मिड को बोलते हैं डिग्रेडिव प्लाज्मिड्स। इसके अलावा कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो खास करके बैक्टीरिया ही रहते हैं, जिनको किल करने के लिए या फिर किल नहीं तो उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए कुछ केमिकल बनाते हैं, जिनको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक जो होती हैं, उनसे बचने के लिए, दूसरे बैक्टीरिया से जो एंटीबायोटिक है उनसे बचने के लिए जो है, ऐसे जीन होते हैं उनमें जो उनसे बचने के लिए एंजाइम वगैरह बनाते हैं, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी कैरी करते हैं। तो ऐसे प्लाज्मिड को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट प्लाज्मिड, या इनको सिंपली आर प्लाज्मिड बोल देते हैं, रेसिस्टेंट प्लाज्मिड। तो ऐसी रिंगलेट्स डीएनए की बैक्टीरिया में कई तरह की पाई जाती हैं। अब रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, उनको सेक्स प्लाज्मिड, यानी कि जिसमें ये प्लाज्मिड होगा वो मेल यानी कि पॉजिटिव स्ट्रेन, जिसमें नहीं होगा वो फीमेल यानी कि नेगेटिव स्ट्रेन। तो इनको फर्टिलिटी एफ प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। और कुछ डिग्रेडिव प्लाज्मिड्स होते हैं, कुछ आर प्लाज्मिड्स होते हैं, जिन जो रेसिस्टेंस देते हैं किनसे, एंटीबायोटिक से। तो इस तरह से यही पॉइंट कहा गया कि जो प्लाज्मिड होते हैं वो यूनिक फिनोटाइप कैरी करते हैं बैक्टीरिया में, जैसे कि रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। तो आप हायर क्लासेस में भी जाके आप अच्छे से प्लाज्मिड की डिटेल पढ़ोगे, और वो भी डिस्कस करेंगे कि इनका जो डीएनए है आइसोलेट करके उसको स्टडी किया जाता है। तो अक्सर जो बैक्टीरिया है वो अपना डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो ट्रांसफर होता है, तो वो भी कुछ प्लाज्मिड के अंदर ही मिलने वाले जीन की वजह से ही कुछ पॉसिबल हो पाता है। जैसे हमने अभी बताया कि उनको एफ प्लाज्मिड बोलते हैं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड या सेक्स प्लाज्मिड। तो कुछ यहाँ पे यही इशारा किया गया कि कुछ जो डीएनए है ट्रांसफॉर्मेशन करने में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड पाए जाते हैं। रही बात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो यूकेरियोट में पाई जाती है, प्रोकैरियोट में नहीं मिलती है। हाँ, प्रोकैरियोट में कोई ऐसी ऑर्गनली भी नहीं मिलती है जिसकी मेम्ब्रेन हो, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगी, सिवाय एक राइबोसोम के, क्योंकि राइबोसोम की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके अलावा प्रोकैरियोट में जो यूनिक कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो यूकेरियोट में नहीं मिलेगा, वो क्या है, वो है इंक्लूजन्स या इंक्लूजन बॉडी। मतलब प्रोकैरियोट का जो रिजर्व फूड होता है, जैसा मेटाफास्फेट वगैरह या कुछ ऑयल वगैरह है, वो रिजर्व फूड के तौर पे, इवन ग्लाइकोजन होता है किसमें, रिजर्व फूड होता है किसमें, बैक्टीरिया में। तो ये जो है किसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली के अंदर रिजर्व नहीं होता है। ये क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में इकट्ठा हो जाता है ग्रेन्यूल की तरह, बिना किसी मेम्ब्रेन के, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड तो कुछ है ही नहीं इनमें। तो इसी को इंक्लूजन बॉडी बोला जाता है, जो इनका यूनिक कैरेक्टर माना जाता है। प्रोकैरियोटिक सेलों में इंक्लूजन बॉडी होती है। तो यहाँ पे फिर मेन काम कैसे होता है भाई, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली नहीं है, ना ही इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, ना इनमें गोल्गी बॉडी या ईआर वगैरह, ये तो इनके फंक्शन कौन करता है, तो वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में इनमें क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनकी जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड होके एक स्ट्रक्चर बनाती है, मीजोजोम। और मीजोजोम प्रोकैरियोट का यूनिक कैरेक्टर है। ये क्या है, एक तरह से सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होती है, और यही माइटोकॉन्ड्रिया का काम रेस्पिरेशन का कर लेता है। यही जो है सेंट्रियोसोल का काम सेल डिवीजन में मदद करता है, यही डीएनए को सेपरेट करने में मदद करता है, यही यहाँ पे प्रोटीन
फॉर्मेशन में मदद करता है, तो कई ऑर्गेनेलीज का काम मीजोजोम कर लेता है बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक सेलों में। तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये तो एक जनरल सा आइडिया दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है किस तरह की होती है, लगभग उसका साइज किससे मैच करेगा या यूकैरियोटिक सेलों के कंपैरिजन में कितना होता है। देखो एनसीईआरटी में आप देखोगे कि एक बैक्टीरिया का साइज आप देखोगे तो करीबन कितना होता है, 4 से 5 माइक्रोमीटर। लेकिन टिपिकल रेंज की बात करें तो टिपिकल रेंज क्या दे रखी है, यहाँ पे डायग्राम में टिपिकल बैक्टीरिया का साइज दे रखा है 1 से 2 माइक्रोमीटर। लेकिन एवरेज साइज क्या है बैक्टीरिया का, 4 से 5 माइक्रोमीटर। ये भी एनसीईआरटी में लाइन मिल जाएगी। तो अब हम प्रोकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा जो है अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर को और फंक्शन को। तो हम थोड़ा सा देख लें कि इनका प्रोकैरियोटिक सेल का एनवेलप कैसा है और कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कैसी मिलती है। तो जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल है, पर्टिकुलरली हमने देखा सारी ही बैक्टीरियल सेल होती हैं। सभी बैक्टीरिया की सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक। और इनका जो है एनवेलप जो होता है कवर करने वाला, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, वो बहुत खास है जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा कि टिपिकल स्ट्रक्चर देखें तो मान लो ये एक हम बैक्टीरियल सेल बनाए और बैक्टीरियल सेल में ये तो हमने बना दी सेल वॉल। तो हमने इसको थोड़ा सा पहले भी पढ़ा है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किस मटेरियल की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूरिन, ये नाम है किसके, बैक्टीरिया की सेल वॉल के। और ये इनका कंपोनेंट क्या है, नाग और नाम। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो हो गई बैक्टीरिया की सेल वॉल। और बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर पाई जाती है। कुछ बैक्टीरिया में पतली लेयर हो सकती है, कुछ में थिक लेयर हो सकती है। उसके बाद आप देखोगे सेल वॉल के अंदर क्या मिलेगी, मेम्ब्रेन। जैसे आप देखते हो प्लांट सेलों में भी सेल वॉल के अंदर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे साइटोप्लाज्म मिलेगा। इस साइटोप्लाज्म में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, बस सीधा आपको डीएनए मिलेगा और वो भी सर्कुलर डीएनए मिलेगा और कुछ स्मॉल रिंगलेट भी मिलेंगी डीएनए की प्लाज्मिड के तौर पे। तो इस तरह का बेसिक सा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि बाहर की जो लेयर है सेल वॉल के बाहर क्या मिलता है, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। नाम ही दे रखा है ग्लाइको, वर्ड जनरली कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह, शुगर वगैरह के लिए जोड़ते हैं। और क्या हो गया, कैलिक्स। तो एक तरह से कार्बोहाइड्रेट या वैक्स वगैरह मोम जैसा मटेरियल मिलके जो सेल वॉल के बाहर की एक लेयर बनाता है, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। फिर आप देखोगे ये सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, और फिर आ जाएगा साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियोइड, और ये रिंगलेट्स क्या है, डीएनए की प्लाज्मिड, जो कई तरह की होती हैं, जो अभी पढ़ा है। आर प्लाज्मिड भी होते हैं, एफ प्लाज्मिड भी होते हैं, डी डिग्रेडिव प्लाज्मिड भी होते हैं। देखो कुछ पोल्यूटेंट हैं, हैवी केमिकल्स हैं, उनको डिग्रेड करने वाले प्लाज्मिड, यानी कि वो प्लाज्मिड से एंजाइम बनते हैं और वो उनको डिग्रेड कर देते हैं, तो उनको तो डिग्रेडिव प्लाज्मिड बोलेंगे। और जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है उनको आर प्लाज्मिड बोलेंगे। जो फर्टिलिटी में या सेक्सुअलिटी में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनको सेक्स प्लाज्मिड या एफ प्लाज्मिड का नाम देते हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एनवलप जो होता है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेलों का, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो एनवलप क्या करेगा, एनवलप फॉलोड बाय सेल वॉल, एंड सेल वॉल के बाद क्या मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक तो ये ध्यान रखना है।
each layer of envelope perform distinct function. They act together as single protective unit. ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट के तौर पे मिलेंगे बैक्टीरिया में। हम इवन बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं, वो भी मेन क्लासिफिकेशन इसी एनवेलप के आधार पे करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के आधार पे। कैसे? जैसे हम कई बार रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं, बताओ भाई बैक्टीरिया कैसा है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। ये क्या है भाई ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव? तो ये शुरुआत की थी क्रिश्चियन ग्राम ने, साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन ग्राम। तो वो अक्सर बैक्टीरिया को स्टडी करता है माइक्रोस्कोप में देख के। स्टेन पे अगर हम स्लाइड पे बैक्टीरिया को रखेंगे और फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो अच्छे से नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कलरलेस होता है बैक्टीरिया। हाँ, कुछ बैक्टीरिया कलरफुल होते हैं, वो तो दिख जाएंगे। जो कलरलेस बैक्टीरिया है उनको कैसे देखें? तो क्रिश्चियन ग्राम ने क्रिस्टल वायलेट स्टेन का यूज किया था, जो पर्पल या ब्लू कलर की होती है। तो वो जैसे ही स्टेन की ड्रॉप डाली, कुछ देर के लिए रखा और फिर बैक्टीरिया को देखा, तो उनको सारे बैक्टीरिया बड़े अच्छे से दिखाई दे रहे थे, पर्पल या ब्लू कलर के। अब इन्होंने क्या किया, मान लो हम ये बना रहे हैं कि ये जो है स्लाइड है और स्लाइड में ऐसे पर्पल कलर के बैक्टीरिया उनको नजर आए। क्यों भाई? क्योंकि क्रिस्टल वायलेट स्टेन से इनको स्टेन किया है। किसने? क्रिश्चियन ग्राम ने। फिर क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया, इनको देखा कि भाई बैक्टीरिया को डी स्टेन किया जा सकता है, यानी कि अब बैक्टीरिया को बिना स्टेन के, यानी कि स्टेन हटा के चेक करेंगे। जैसे हम नेल पॉलिश की जो है को रिमूव करते हैं, कैसे एसीटोन वगैरह यूज करते हैं, या फिर और कोई अल्कोहल वगैरह का यूज करते हैं, जो एक अच्छे सॉल्वेंट होते हैं, तो आराम से इन सबको घोल लेते हैं अपने अंदर। तो ऐसे ही जो है क्रिश्चियन ग्राम ने अल्कोहल या एसीटोन का यूज किया, इन बैक्टीरिया के ऊपर अल्कोहल की कुछ ड्रॉप डाली डी स्टेन करने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि कुछ बैक्टीरिया तो कैसे हो गए, कलरलेस हो गए, ये कलरलेस बना देते हैं। और कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे जिनका कलर चेंज नहीं हुआ, वो ऐसे ही पर्पल कलर के रहे। तो ये सब कैसा कब हुआ? डी स्टेन करने के बाद। और डी स्टेन कैसे किया गया? अल्कोहल या एसीटोन का यूज करके। तो जैसे ही डी स्टेन किया, डी का मतलब डिलीट करना, क्या डिलीट किया? स्टेन को डिलीट किया। कैसे? सॉल्वेंट यूज करके, एसीटोन या अल्कोहल। तो जैसे ही डी स्टेन किया और फिर उसको देखा, तो उनको क्या नजर आया? कुछ पर्पल कलर के बैक्टीरिया तो नजर आ रहे हैं, जैसे कि पहले क्रिस्टल वायलेट स्टेन से नजर आ रहे थे, और कुछ कलरलेस बैक्टीरिया जो क्लियर नजर नहीं आ रहे। यानी कि क्रिश्चियन ग्राम समझ गए थे कि कुछ बैक्टीरिया की तो स्टेन रिमूव हो जाती है, कुछ की नहीं होती है। तो इसको उन्होंने बोला कि जिनकी स्टेन रिमूव नहीं होती उनको तो बोल देते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जिनकी स्टेन रिमूव हो गई उनको नाम दे दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब बात यह आएगी, आप कहोगे कि ये जो डी स्टेन हो गए हैं, जो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, कलरलेस हो गए, अब इनको कैसे देखें? ये तो अब देखने मुश्किल होंगे। तो इसके लिए उन्होंने दूसरी स्टेन यूज की, पर्पल कलर के अलावा काउंटर स्टेन, कोई दूसरी अपोजिट कलर की काउंटर स्टेन यूज की। और वो काउंटर स्टेन कौन सी यूज की? सैफरनिन। पिंकिश कलर की। जैसे ही ये सैफरनिन यहाँ पे स्टेन यूज की, तो इससे ये बैक्टीरिया का कलर कैसा हो गया? पिंक कलर का हो गया। अब इनको देखा जा सकता था, स्टडी किया जा सकता था। लेकिन अब हमारे पास क्लियर कट दो तरह के, दो कलर के बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं सेम स्लाइड पे। कुछ ग्राम पॉजिटिव और कुछ ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव है उनका तो ओरिजिनल स्टेन क्रिस्टल वायलेट जो पर्पल या ब्लू कलर है वो रिटेन है, वो हटा ही नहीं, वो तो ग्राम पॉजिटिव है। और जिनका स्टेन हट गया था और उसको किसी दूसरी काउंटर स्टेन से उनको स्टेन किया गया है, और वो काउंटर स्टेन कौन सी होती है? सैफरनिन, जो पिंक कलर देगी। तो वो अब
सेफ्रोनिन से स्टेन किए गए हैं तो पिंकिश कलर के दिख रहे हैं। तो दो कैटेगरी दिख रही है यहाँ पे बैक्टीरिया की, कुछ ग्राम पॉजिटिव दिख रहे हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव। अब इनको हम स्टडी कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में, अच्छे से अच्छे माइक्रोस्कोप आएंगे, बड़ी आसानी से इनको कंपेयर किया जा सकता है। तो दो क्लास हमारे पास सामने आ गई है बैक्टीरिया की, जो ब्रॉड में उनको दो हिस्सों में बांटती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो इनमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक होते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया की और एक नेगेटिव स्ट्रेन। पॉजिटिव स्ट्रेन बोलते हैं जो मेल की तरह होता है, जो अपना डीएनए डोनेट करता है, वो पॉजिटिव स्ट्रेन है। यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव से कंफ्यूज नहीं करना है उनको। एक होती है नेगेटिव स्ट्रेन, वो फीमेल से रिलेट करेगी बैक्टीरिया को। लेकिन जहां पे ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बोला जाए तो आप कह सकते हो कि सेल के एनवेलप के बेस पे, खास करके सेल वॉल के आधार पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि जो ये स्टेन रिटेन रहेगी या डी स्टेन हो जाएगी ये डिपेंड करेगी बैक्टीरिया की सेल वॉल पे। अगर किसी बैक्टीरिया की सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल थिक है तो उसमें क्रिस्टल वायलेट स्टेन बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगी और वो बड़ी आसानी से डिस्टेन नहीं होगी, तो वो रिटेन रहेगी। तो डेफिनेटली हम कहेंगे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल थिक होती है। लेकिन अगर आप बात करोगे, अगर इस सेल वॉल के बाहर, एक तो ये सेल वॉल पतली है और इसके बाहर कोई लिपिड की लेयर है, तो भाई अगर हम नेल्स पे भी नेल जो पॉलिश करेंगे, कलर लगाएंगे, उससे पहले अगर ऑयल लगा दें, लिपिड लगा दें और फिर वो नेल पॉलिश करें और फिर आराम से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि लिपिड लगने के बाद बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही केस बैक्टीरिया में है। अगर सेल वॉल के बाहर, किसी बैक्टीरिया के बाहर कोई लिपिडी लेयर है, लिपिडी मेम्ब्रेन है और फिर उस पे कोई स्टेन लगाओगे तो बहुत आसानी से वो डी स्टेन हो जाएगा। ऐसा ही कुछ बैक्टीरिया में देखा गया कि एक तो उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल पतली है, थिन है, ऊपर से उसके बाहर लिपिडी लेयर पाई जाती है, मेम्ब्रेन होती है। फिर उस पे अगर आप स्टेन करोगे तो बहुत आसानी से वो स्टेन हो जाएगा। तो आप समझ गए यहाँ पे आसानी से डी स्टेन कौन सा हुआ था, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन कैसा होता है, थिन होता है, पतला होता है और उसके बाहर क्या मिलेगी, लिपिडी लेयर पाई जाती है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती। यही कारण है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आसानी से डी स्टेन हो जाएगा, ग्राम पॉजिटिव डी स्टेन नहीं होगा। और यही डिफरेंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे और यही कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो मेन क्लासिफिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स का, बैक्टीरिया का दो ग्रुप में, तो वो सेल एनवेलप के आधार पे ही होता है और वो सेल एनवेलप स्टेनिंग के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसके बेस पे। तो ये दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कैसे होंगे भाई, अगर बाहर जो सेल वॉल से बाहर की लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, वो डिफर करती है कंपोजिशन में और थिकनेस में अलग अलग बैक्टीरिया में। कुछ बैक्टीरिया में तो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर कैसी होती है, लूज होती है और कैसी होगी, थिन होती है, पतली होती है। इसको तो बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर को स्लाइम लेयर। लूज और थिन होती है तो क्या कहलाएगी, स्लाइम लेयर। ये निट में कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन। और अगर कुछ बैक्टीरिया में आप देखोगे कि ये लेयर कैसी होती है, थिक होती है और टफ होती है, टाइट होती है, तब इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल। तो कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है, कैप्सूल बना लेती है ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, तो उनको तो बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, क्योंकि वो जो ग्लाइकोकैलिक्स की सबसे बाहर लेयर होती है वो थिक और टफ हो जाए तो कैप्सूल है, और लूज होती है तो स्लाइम लेयर बोलेंगे उसको। उसके बाद आ जाती है भाई, उसके अंदर आपको दिखेगी ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेल वॉल। ये भी अगर हम बात करें बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया का शेप डिसाइड करती है।
अगर मान लो सेल वॉल को हटा दिया जाए बैक्टीरिया की, तो शेप कोई फिक्स रहेगा नहीं। जैसे माइकोप्लाज्मा का कोई शेप फिक्स नहीं रहता है क्योंकि सेल वॉल नहीं है। इसीलिए तो हमने पीछे पढ़ा था इसको, क्या बोला था, जो कर्स ऑफ प्लांट किंगडम, किनको, माइकोप्लाज्मा को। तो ये क्लियर है कि इनकी सेल वॉल डिटरमाइन करती है किसको, सेल के शेप को। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव स्ट्रक्चर भी होता है, यानी कि जो सेल है उसको सपोर्ट करता है, बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से और कोलैप्स होने से बचाता है। तो वो तो इनके काम है ही सेल वॉल के। फिर उसके बाद हम सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये पेप्टाइडोग्लाइकन की दो कंपोनेंट होते हैं, नाग और नाम। हाँ, ये ध्यान देना है कि कुछ आर्कीय बैक्टीरिया होते हैं तो वो भी प्रोकैरियोटिक, उनकी सूडोम्यूरिन की सेल वॉल बनी होती है, तो वो हमें याद रखना है। तो एक तो हमने ग्लाइकोकैलिक्स देखा, हमने ये पहले ही बताया कि प्रोकैरियोटिक सेलों का जो एनवलप होता है, जो कवर है, वो ही कॉम्प्लेक्स है जिसको हमें अच्छे से पढ़ना है। तो एक तो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, दूसरी सेल वॉल, और इवन इसी सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल के आधार पे स्टेन रिस्पोंड करती है। अगर सेल वॉल पतली है, थिन है, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर पतली है और उसके बाहर लिपिडी लेयर है, मेम्ब्रेनस, तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। और अगर सेल वॉल मोटी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की थिक सेल वॉल है और कोई लिपिड की मेम्ब्रेन झिल्ली नहीं है, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे। तो वो सेल वॉल के बेस पे ही क्लासिफाई होते हैं। उसके बाद इनकी सेल वॉल के बाद आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल यूकैरियोट की तरह सिलेक्टिव परमिएबल होती है नेचर में, और यही वो पार्ट होता है जो आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट कराता है। ध्यान देना, अगर हम किसी प्लांट सेल की बात करें, चाहे बैक्टीरिया की बात करें, तो मान लो ये उनकी सेल वॉल है और सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो बाहर से कोई भी स्टिमुलस आएगा, वो जाके स्टिमुलस कहाँ रिस्पॉन्ड करेगा, सेल मेम्ब्रेन पे। तो एनवलप का जो लिविंग कंपोनेंट है वो मेम्ब्रेन है, क्योंकि कौन एक तरह से सेंस दे रहा है लिविंग मेम्ब्रेन के तौर पे। तो हम ये कहेंगे कि जो सेल वॉल है वो डेड पार्ट है, जबकि मेम्ब्रेन को लिविंग पार्ट कहेंगे। क्यों भाई, क्योंकि सेल वॉल पे कोई रिसेप्टर नहीं होते, तो बाहर जो आउटर वर्ल्ड है उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करती सेल वॉल। लेकिन आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट किसका होता है, इंटरेक्शन किसका होता है, मेम्ब्रेन का। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटर मोस्ट कवर या इनवलप किसी भी सेल का जो आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट करता है, तो वो तो मेम्ब्रेन होती है। चाहे प्लांट सेल में आ जाए, चाहे बैक्टीरिया के अंदर, बच्चे सेल वॉल पे टिक लगा देते हैं, या कई बार लिविंग एनवलप या डेड एनवलप पूछ लेते हैं। तो सेल वॉल तो एक डेड एनवलप की तरह है, उस पे रिसेप्टर नहीं होते, वो किसी स्टिमुलस को रिसीव नहीं करता है। लेकिन मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर पाए जाते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कोई प्लांट सेल हो। हाँ, एनिमल सेल में तो सेल वॉल का कंफ्यूजन ही नहीं है, एनिमल सेल में तो मेम्ब्रेन ही है डायरेक्ट। तो वही उसका मेन डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर माना जाता है, जो उसकी लिमिट तय कर रहा है। और आउटर मोस्ट बाउंड्री भी एनिमल सेल में मेम्ब्रेन ही मानी जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में। और ये कहाँ मिलेगी, प्लांट और बैक्टीरिया में। तो हमें ध्यान देना लैंग्वेज क्या है। तो मेम्ब्रेन तो सिलेक्टिव परमिएबल है, इसके अलावा मेम्ब्रेन ही वो एनवलप है, आउटर मोस्ट एनवलप है, जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कराता है। और इसी वजह से मेम्ब्रेन को लिविंग एनवलप कह सकते हैं, एक लिविंग कंपोनेंट एनवलप का। क्यों, क्योंकि इस पे रिसेप्टर मौजूद होते हैं किसी स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए। ऐसी ही सिमिलर मेम्ब्रेन हम आगे पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेलों में। तो इसी मेम्ब्रेन से प्रोकैरियोट के अंदर आप देखोगे, एक जो प्रोकैरियोट होती हैं बैक्टीरिया वगैरह, उन्हीं की जो मेम्ब्रेन होती हैं,
वही अंदर की तरफ फोल्ड होके स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती हैं, और ये स्पेशल स्ट्रक्चर मीजोजोम होता है। ये कुछ नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल के अंदर, और यही एक्सटेंशन बहुत सारे काम करती है। यही छोटी छोटी वेसिकल बना देती हैं, ट्यूब्यूल बना देती हैं, और लैमेले बन जाते हैं सेल के अंदर इसी मेम्ब्रेन की वजह से। और यही मीजोजोम स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रोकैरियोट सेलों में। तो हम फिर रिपीट करेंगे, ये कोई ऑर्गनली नहीं है, मीजोजोम स्ट्रक्चर है। अगर ये ऑर्गनली कहोगे तो ये तो मेम्ब्रेन बाउंड हो जाएगी, तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली नहीं पाई जाती है कहाँ पे, प्रोकैरियोट में। हाँ, मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है जो बहुत काम करती है बैक्टीरिया में, जैसे कि डीएनए का रेप्लिकेशन, या फिर डॉटर सेल जब डिवाइड कर रही हैं उनको सेपरेट करने का काम हो, या सेल का रेस्पिरेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, यहाँ पे मीजोजोम करेगा। कुछ सिक्रेशन करना है वो भी मीजोजोम से होगा। यहाँ तक कि ये मीजोजोम है वो जाके मेम्ब्रेन के साथ ऐड होके सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और इसमें इसी मीजोजोम से कुछ एंजाइम कंटेंट भी अटैच होते हैं जो कई तरह के मेटाबॉलिज्म से रिलेट करते हैं। इवन रेस्पिरेशन तो हमने पढ़ ही लिया, उसमें काम करते हैं। कुछ प्रोकैरियोट ऐसे हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, उनमें कुछ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होती हैं। वो क्या करती हैं, मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है, जैसे हमने अभी पढ़ी मीजोजोम में कुछ ट्यूब्यूल या वेसिकल होती हैं जो मेम्ब्रेन के टूटने से बनती हैं। तो यही मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पाई जाती हैं बैक्टीरिया वगैरह में, जिन पे क्या पाए जाते हैं, कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं। इन्हीं मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन में कुछ पिगमेंट इम्बेडेड होते हैं। वो जरूरी नहीं कि ग्रीन हो, वो कोई भी कलर के हो सकते हैं, ग्रीन कलर, रेड कलर, डिफरेंट कलर के पाए जाते हैं पिगमेंट। तो इसको हम बोल देते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटो का मतलब होता है कलर, और फोर का मतलब बियर। डिफरेंट कलर बियर करते हैं, ये स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन, ये कोई ऑर्गनली नहीं है। तो ये भी मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बने हैं। ये उन बैक्टीरिया में मिलेंगे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनके अंदर पिगमेंट होना चाहिए। तो क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है, तो मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है, वही सेल के अंदर उसी एक्सटेंशन पे पिगमेंट पाए जाते हैं, डिफरेंट ग्रीन, रेड, डिफरेंट पिगमेंट। अगर केवल ग्रीन होते तो क्या बोलते उसको, क्लोरो, क्लोरोफोर, फिर उसको क्लोरोफोर बोलते। लेकिन ये तो डिफरेंट कलर के पिगमेंट होते हैं, तो आपको अलग अलग कलर के बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं, रेड कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, डिफरेंट कलर में बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तो क्या है, उनमें पिगमेंट कैरी करने वाली मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन भी पाई जाती है, जिनको क्रोमेटोफोर बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये दो स्ट्रक्चर जो अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, मीजोजोम और क्रोमेटोफोर। मीजोजोम के एनसीईआरटी में फंक्शन बहुत सारे बता रखे हैं, वो अंडरलाइन करने हैं। और क्रोमेटोफोर तो फोटोसिंथेसिस या लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। ये भी वैसा ही एक्सटेंशन है, मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड होके उसके टुकड़े ट्यूब्यूल वेसिकल बन गई, और उन्हीं पे ये पिगमेंट आ गए, तो वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चर क्रोमेटोफोर कहलाएंगे। अब बात करते हैं भाई, जो बैक्टीरिया की सेल है वो मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। और रही बात मोटिलिटी की, कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल में मोटिलिटी का कारण बनता है फ्लैजेला, सील या नहीं होती है। कंफ्यूजन करने के लिए कोई स्टेटमेंट में क्वेश्चन डाल दें तो याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में कहीं सीलिया नहीं मिलेंगी, वो यूकरियोट में मोटाइल, जो यूकरियोटिक सेल मोटाइल होती हैं वो या तो फ्लैजेला से या सीलिया से पाई जाती हैं। लेकिन बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल केवल अगर मोटाइल है तो उनकी मोटिलिटी का कारण है फिलामेंटस फ्लैजेला, जो किसकी एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल। क्या होता है, फिलामेंटस फ्लैजेला, जो सेल वॉल की एक्सटेंशन होता है बैक्टीरिया में। और वो ऐसा कह सकते हैं कि एक बैक्टीरिया पे ऐसा भी हो सकता है एक फ्लैजेला हो, किसी पे दो हो, किसी पे दो से ज्यादा हो, पूरे सरफेस पे हो, या फिर किसी बैक्टीरिया में है ही नहीं, अब्सेंट भी हो सकता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया कैसा है, नॉन मोटाइल।
तो इसके लिए कई टर्म यूज कर देते हैं। ट्राइकस, ट्राइको वर्ड होता है हेयर से जुड़ा हुआ, तो हमें बैक्टीरिया में ये फ्लैजला हेयर लाइक दिखाई देंगे, तो वहीं से टर्म यूज कर लेते हैं। अगर बैक्टीरिया पे कोई फ्लैजला नहीं है तो ए ट्राइकस, ए का मतलब अब्सेंट। और पूरे सरफेस पे, पूरे सेल वॉल पे के सरफेस पे अगर बहुत सारे फ्लैजला है तो पूरे सराउंड कर रहे हैं उनको, पेरीट्राइकस, पेरी का मतलब सराउंडिंग, तो ऐसा बैक्टीरिया क्या कहलाएगा, पेरीट्राइकस। और अगर एक ही फ्लैजला है, मोनोट्राइकस, सिंगल के लिए। तो ऐसे टर्म यूज कर सकते हैं हम। तो कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल भी मिलेंगे। सेल वॉल की जो फिलामेंटस एक्सटेंशन है वही फ्लैजला इनमें मोटिलिटी का कारण बनते हैं, और इनके नंबर और रेंज जो है वेरी करती है हर बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया का जो फ्लैजला होता है, फ्लैजलम, सिंगल के लिए फ्लैजलम बोलेंगे, उसके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेस। फिलामेंट का जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है वही एक्सटेंड होके सेल सरफेस को बाहर की तरफ निकालता है। जैसे कैसे भाई, कि अगर मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, यही सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड होके फिलामेंट को बनाती है। अगर हम इसको यूकेरियोट में देखेंगे, आगे बताएंगे कि जो सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल निकल के मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ एक्सटेंड करके फ्लैजला का फिलामेंट बनाती हैं, तो वो हम यूकेरियोट में अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो एक तरह से जो फिलामेंट होता है फ्लैजला का, वो क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, किसका, मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, जो आगे चल के यूकेरियोट में अच्छे से समझ पाओगे। हाँ, प्रोकैरियोट का जो फ्लैजला है वो बहुत ही खास प्रोटीन का बना होता है, जिसका नाम फ्लैजलिन होता है। क्योंकि आगे चल के यूकेरियोट के फ्लैजला को इससे अलग करना है, तो हम इसी बेस पे अलग कर पाएंगे कि यूकेरियोट का तो किसका बना है, ट्यूबलिन प्रोटीन का, और ये किसका बना है, फ्लैजलिन। वहां पे 9+2 पैटर्न भी मिलेगा, बेस पे 9+0 पैटर्न मिलेगा यूकेरियोट के फ्लैजला में, और यहाँ पे फ्लैजलिन प्रोटीन का 4+4 पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये मेन डिफरेंस है इनके फ्लैजला में। फ्लैजला के अलावा बैक्टीरिया में सरफेस पे कुछ और भी सरफेस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे पिल्लाई और फिम्ब्रियाई। पिल्लाई तो कैसी होती है, ट्यूबुलर होती है, ट्यूब की तरह। अगर मान लो हम देखें इस तरह से ट्यूबुलर होती है, वो तो क्या है, पिल्लाई होती है, जो पिल्लीन प्रोटीन की बनी होती है। उसके अलावा स्पेशल प्रोटीन क्या है, पिल्लीन, पिल्लाई का वही स्पेशल इसके नाम से ही है। और फिम्ब्रियाई जो होती है वो भी ब्रिसल लाइक सरफेस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, और ये थोड़े फाइब्रस होते हैं, जैसे फाइब्रस स्प्राउटिंग फाइबर्स होते हैं। फिम्ब्रियाई का काम होता है, ये थोड़े ब्रिसल लाइक होंगे। तो कई बार बच्चे इनको सीलिया समझते हैं, ये सीलिया नहीं है, ये फिम्ब्रियाई होती हैं, बैक्टीरिया को कहीं अटैच करने के लिए मदद करती है। मान लो बैक्टीरिया किसी समुद्री जहाज की बॉटम से अटैच हो गया है, किसी रॉक से अटैच हो रहा है, तो वो क्या है, किसकी मदद से अटैच हुआ है, फिम्ब्रियाई की मदद से। पिल्लाई का काम क्या है, ये ट्यूबुलर सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया पे। इनका काम होता है, जैसे कंजुगेशन ट्यूब बन रही है बैक्टीरिया में, पिल्लाई की मदद से जो है डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये ट्यूबुलर है, इन्हीं ट्यूब के माध्यम से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से कंजुगेशन ट्यूब वगैरह बनाने में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम करती हैं ये पिल्लाई। तो पिल्लाई जो है वो ट्यूबुलर होती हैं, जबकि फिम्ब्रियाई जो होती हैं वो ब्रिसल लाइक होती हैं, और ये भी सरफेस पे मिलने वाले कुछ खास स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। इसके अलावा अगर आप देखोगे किसी प्रोकैरियोटिक सेल में, वो क्या है खास बातें, तो और कुछ ऑर्गनली तो यहाँ पे मिलती नहीं है, हमने बताया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली कहीं नहीं मिलेगी बैक्टीरिया में। तो क्या मिलेंगी, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज मिल जाती है। राइबोसोम तो हमने बताया ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली नहीं है, ये अक्सर जो है बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होता है। इसका जो साइज है ये याद रखना है आपको, 15 से 20 नैनोमीटर होता है प्रोकैरियोट के अंदर। इसकी 2 यूनिट होती हैं, 50s और 30s। जैसे आप देखोगे ये राइबोसोम है,
बड़े वाली सब यूनिट तो 50s है और छोटे वाली सब यूनिट 30s है, और टोटल क्या है, ये टोटल है 70s। अब ये है क्या, देखो राइबोसोम बहुत छोटी ऑर्गनली है, एक सेल को देखना मुश्किल है, और हम बात कर रहे हैं सबसे छोटी ऑर्गनली को कंपेयर करने की कि यूकैरियोट की कैसी है और प्रोकैरियोट की कैसी है। तो इसके लिए स्वेडबर्ग जो थे, उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूग किया सेलों को, और कितनी स्पीड से घुमाने से वो सेटल हो रही है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट चेक किया। सेडिमेंटेशन का मतलब नीचे जमना। तो उस सेलों को लेके स्पीड से घुमाएंगे, सबसे पहले भारी ऑर्गनली जमेगी, और सबसे लास्ट में बहुत ज्यादा स्पीड पे सबसे हल्की ऑर्गनली जमेगी, सेडिमेंट होगी। तो उन्होंने उसी स्पीड से कुछ फार्मूले से जो है वैल्यू निकाली, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वैल्यू। तो उसने सोचा कि क्यों ना यही चेक की जाए प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। तो जब प्रोकैरियोट के राइबोसोम की उन्होंने सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वैल्यू निकाली तो 70 वैल्यू आई। अब इस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वैल्यू को यूनिट भी देना था, कोई ना कोई यूनिट तो देना था, तो उन्होंने अपने नाम का, स्वेडबर्ग ने अपने नाम का फर्स्ट लेटर यूनिट के तौर पे यूज किया। तो हम ये कहेंगे ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जमना यानी कि कितनी ज्यादा स्पीड से सेंट्रीफ्यूग किया जाए कि वो सेटल हो जाए, जम जाए, सेडिमेंट हो जाए, और वो फाइनल वैल्यू होती है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वैल्यू। और उसकी यूनिट क्या है, उनके स्वेडबर्ग के नाम की फर्स्ट लेटर एस से हम उसकी यूनिट मान लेते हैं। तो जब प्रोकैरियोट के राइबोसोम को की सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वैल्यू निकाली गई तो कितनी आई, 70। उसकी दो सब यूनिट होती है, बड़े वाली सब यूनिट की वैल्यू आती है 50s, छोटे वाली सब यूनिट की वैल्यू आती है 30s। फिर आप कहोगे टोटल तो 80s होना चाहिए। तो उसमें यह है, मान लो एक पेन है, पेन की हमने कैप निकाल ली, कैप को हमने सेंट्रीफ्यूग किया, सेडिमेंटेशन देखा, कितना मिलेगा, 30s। फिर हम पेन को अलग से उसका जो सेंट्रीफ्यूग करेंगे, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निकाला 50s। तो सेपरेट करके निकालेंगे तो 30 और 50 आया, लेकिन अगर पेन की कैप को इसमें डाल देंगे तो ओवरलैप हो गया कुछ हिस्सा। अब इसको हम सेंट्रीफ्यूग करेंगे ओवरलैपिंग की वजह से, तो डेंसिटी पे भी फर्क पड़ेगा क्योंकि सरफेस पे फर्क पड़ गया है। तो अब इसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे कंप्लीट को, तो वैल्यू आएगी 70s। तो इस तरह से, ये नहीं कि टोटल में गलती हुई है, गलती कुछ नहीं है, परफेक्ट है प्रैक्टिकली, कि जो राइबोसोम प्रोकैरियोट के अंदर मिलेगा वो 70s का मिलेगा, जबकि यूकैरियोट सेलों में राइबोसोम मिलता है लेकिन ऐसा नहीं, वो 80s का मिलता है। यही डिफरेंस देखने को मिला। बाकी वहां पे भी सब यूनिट आप पढ़ोगे 60s और 40s, वो तो 100 हो जाएगी, लेकिन वही ओवरलैपिंग की वजह से वैल्यू क्या आएगी वहां पे, यूकैरियोट के अंदर 80s और प्रोकैरियोट का 70s। तो यही बताया गया कि प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है वो कैसा होता है, 70s का होता है, और ये काम क्या करता है, वही प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने का काम करता है, यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट। बहुत सारे राइबोसोम जो है एक सिंगल एमआरएनए से अटैच हो जाते हैं। मान लो ये एमआरएनए है, उसी पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाए तो इसको बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम का नाम देते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैनी राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए। एमआरएनए से क्यों अटैच होते हैं, एमआरएनए को ही रीड करके, एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को ही रीड करके प्रोटीन बनाया जाता है राइबोसोम के द्वारा। ये आगे 12th में पढ़ोगे आप। राइबोसोम जो है ऐसा पॉलीसोम है जो ट्रांसलेट करता है, यानी कि एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में तब्दील करता है। और ये भी कहा है इसने पॉलीसोम क्यों भाई, मान लो अगर किसी एमआरएनए की इंफॉर्मेशन से केवल सिंगल प्रोटीन बनाना है, सिंगल कॉपी प्रोटीन की, तो एक ही राइबोसोम अटैच होगा। लेकिन मान लो 10 कॉपी बनानी हो प्रोटीन की सेम एमआरएनए से रीड करके, तो 10 राइबोसोम अटैच होंगे। इसीलिए अक्सर बैक्टीरिया के अंदर आपको ये खास देखने को मिलते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स सेल नहीं है, और किसी एमआरएनए से अगर इंफॉर्मेशन की कई कॉपी चाहिए तो एक एमआरएनए से कई राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। तो अक्सर वहां पे पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा
प्रोकैरियोटिक सेलों में रिजर्व मटेरियल की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो रिजर्व मटेरियल है साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है बिना किसी मेम्ब्रेन बाउंड, यानी ऑर्गेनली के अंदर। देखो यूकेरियोट में तो हम देखते हैं वैक्यूल पाई जाती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है, उनमें मटेरियल ज्यादातर स्टोर रहता है। लेकिन यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही बोल दिया प्रोकैरियोट के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होती है। तो बिना मेम्ब्रेन की कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो रिजर्व फूड मटेरियल को इकट्ठा करके एक्युमुलेट करके सेल के अंदर रखते हैं। दीज आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म में, बिल्कुल फ्री रहते हैं। ये फास्फेट ग्रेन्यूल हो सकती हैं, अगर साइनोबैक्टीरिया है तो उसमें साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, मतलब दाने से मिलेंगे। ग्रेन्यूल क्या है, दाने से मिलेंगे बिना मेम्ब्रेन के, या फिर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो सकती हैं। तो ये है इंक्लूजन बॉडी, फास्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, इनको इंक्लूजन बॉडी कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑफ कोर्स उनमें ऑक्सीजन वगैरह भी रिलीज होती है, गैस भी, वहां पे वो अक्सर उनको वाटर के सरफेस पे होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि लाइट को ट्रैप करेंगे, अगर पानी के अंदर होंगे तो लाइट वहां तक पहुंचेगी नहीं। तो वाटर सरफेस पे रहने के लिए इनमें अक्सर गैस वैक्यूल पाई जाती है। फिर आप कहोगे ये वैक्यूल आ गया, और वैक्यूल तो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोट मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। तो ध्यान से, गैस वैक्यूल सूडो वैक्यूल होती है। सूडो का मतलब फॉल्स। गैस वैक्यूल भले ही पूरा नाम गैस वैक्यूल है, लेकिन ये रियल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ये फॉल्स वैक्यूल कह सकते हैं। ये बैक्टीरिया में ही मिलती हैं, जो फोटोसिंथेसिस करने वाले ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, पर्पल ग्रीन जो सल्फर बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये अक्सर पानी के सरफेस पे मिलेंगे, फ्लोट करेंगे, तभी करेंगे जब इनमें गैस वैक्यूल होंगी। तो फिर इनको गैस वैक्यूल क्यों बोला है? तो किसी भी बैक्टीरिया की सेल के अंदर लिपिडी लेयर होती है जिसके अंदर गैस स्टोर होती है। दिखने में ये वैक्यूल जैसी होती है, लेकिन रियल वैक्यूल नहीं है। ये जस्ट गैस स्टोर करती है ताकि बैक्टीरिया ऊपर सरफेस पे अच्छे से फ्लोट करे, लाइट को ट्रैप कर सके, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं गैस वैक्यूल या सूडो वैक्यूल। तो रियल वैक्यूल नहीं होती है ये, हाँ लिपिडी लेयर होती है और उसके अंदर गैस स्टोर होती है। तो ये एक तरह से वैक्यूल की कॉपी जरूर कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह के हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखे हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें यहाँ पे एनसीईआरटी ने कोई प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर नहीं दिया है, तो हम थोड़ा स्पीड से बनाएं इसको। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमें क्या दिखेगा? ये हम मान लो सेल वॉल बना रहे हैं, जो कि किसकी बनी होगी? पेप्टाइडोग्लाइकन की। फिर उसके बाद सेल वॉल के बाद क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन, जो किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है मेन तो, और प्रोटीन की। प्रोटीन और फास्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन यूकेरियोट में पढ़ोगे वैसी यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा आप देखोगे इसके सरफेस पे बैक्टीरिया के बाहर जो है, कुछ सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है। तो कुल मिला के इनका जो ये एनवलप बनाती हैं तीनों, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलके सेल के एनवलप को बनाती हैं। और प्रोकैरियोट का एनवलप बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। कैसे? कि यहाँ पे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स कुछ बैक्टीरिया में लूज होता है, उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। कुछ में टाइट और टफ होता है, उसको कैप्सूल बोलते हैं। फिर सेल वॉल की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, और मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है।
और कुछ कंपोनेंट और भी होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसी यूकेरियोट में होती है वैसी ही मेम्ब्रेन यहाँ पे पाई जाती है। हाँ, यहीं पे सेल एनवेलप पे, सेल वॉल पे कुछ स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। जैसे कुछ एक में आप देखोगे फ्लैजला मिल जाएंगे, कुछ एक में ट्यूबुलर पिलाई मिल जाती हैं, और कुछ एक में ब्रिसल लाइक क्या मिल जाते हैं, फिम्ब्रियाई भी मिलती हैं। तो ये सरफेस पे पाई जाती है, तो वो हम फंक्शन पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म मिलेगा और उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं मिलेगी, लेकिन मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन जरूर होती है जिसको हम बोलते हैं मीजोजोम। और ये मीजोजोम तो बहुत काम कर रही है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम रेस्पिरेशन का यही कर देती है, सेंट्रियोल का काम सेल के जो डिवीजन में या डॉटर सेल को सेपरेट करने में, डीएनए को सेपरेट करने में, सिक्रेशन का काम गोल्गी बॉडी का ये कर लेती है। तो बहुत सारे काम है मीजोजोम के। इसके अलावा कुछ मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन ऐसी भी होती हैं जिनमें पिगमेंट आ जाते हैं, डिफरेंट कलर के पिगमेंट, और इनको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। तो ये सब में नहीं मिलेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया में ही क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। चलो ये भी हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए मिलेगा जिसको हम बोलते हैं प्रोक्रोमोजोम। सिंगल होगा, सर्कुलर होगा, इसी को न्यूक्लियोइड और इसी को जीनोफोर नाम दिया जाता है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा स्मॉल रिंगलेट्स पाई जाएंगी डीएनए की, जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड कई तरह के होते हैं, आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड और डिग्रेडिव प्लाज्मिड। तो इस तरह का टिपिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल का। और रही बात इनमें क्लासिफिकेशन की, तो इनिशियल क्लासिफिकेशन जो है इनकी सेल वॉल के आधार पे होती है। जैसे क्रिश्चियन ग्राम ने की थी क्रिस्टल वायलेट स्टेन करके, अगर वो स्टेन रिटेन रहती है डी स्टेन करने के बाद भी, तब तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि उसकी ये सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की थिक है और उसके बाहर कोई मेम्ब्रेनस लेयर नहीं है, लिपिडी लेयर नहीं है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर पतली है और उसके बाहर मेम्ब्रेनस लेयर पाई जाती है, इसलिए वो बहुत आसानी से डी स्टेन हो जाएंगे। और फिर उनको एक काउंटर स्टेन सेफ्रनिन से स्टेन करके देखना पड़ेगा, और उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो दो कैटेगरी हमारे पास मिलेंगी बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो वो इनिशियल क्लासिफिकेशन भी यही सेल एनवेलप के आधार पे आप देखोगे। तो ये कुछ टिपिकल स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल का। बाकी इसमें हम देखेंगे वो सभी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। इनका जो एक फ्लैजला फ्लैजलिन प्रोटीन का बनेगा वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कुछ अनदर स्ट्रक्चर है पिल्लाई और फिम्ब्रियाई। बाकी इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं है, लेकिन राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज जरूर पाई जाती हैं, तो वो हमने फाइनली डिस्कस की हैं। तो ये थी भाई प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटेल में।